हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम बैक टू परचम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 4 अक्टूबर के करंट अफेयर्स। तो आज आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। हम 22 नंबर के लॉ कमीशन पे भी डिस्कशन करेंगे। वीडियो के एंड में आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। इन क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। क्लियर है? अगर आज के क्लास के करंट अफेयर्स की PDF आपको लेनी हो तो परचम का टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम से आपको करंट अफेयर्स का PDF मिल जाएगा। अगर टेलीग्राम से PDF डाउनलोड करने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप एक और काम कर सकते हैं, प्ले स्टोर पर जाइएगा एंड प्ले स्टोर से परचम के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना और एप्लीकेशन से भी आप करंट अफेयर्स का PDF फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, इतनी चीज़ें। इसके अलावा मैंने कहा था आपको कि हम टू द पॉइंट सीरीज रन कर रहे हैं हिस्ट्री की, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री फिनिश हो चुका था, मिडिवल हिस्ट्री भी फिनिश हो गया है, जिसमें हमने सारे टॉपिक को लास्ट 5 ईयर के PYQ के साथ टू द पॉइंट कवर किया है। कल से आपने देखा होगा कि एंशियंट हिस्ट्री शुरू हुई है और जो पहला टॉपिक मैंने लिया है वो है आपका स्टोन एज। स्टोन एज से कैसे क्वेश्चन आए हैं पिछले 5 साल में डिफरेंट एग्जाम में, उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। डिफरेंट जो सेटलमेंट है स्टोन एज के वो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। अगर आप कोई भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा, स्पेशली जो लोग अभी दिल्ली पुलिस का एग्जाम देने वाले हैं और आपका इंडियन कोस्ट गार्ड का एग्जाम है तो वो भी यहाँ से पढ़ सकते हैं। इस टू द पॉइंट सीरीज में आपके वनडे एग्जाम का जो 5 साल का PYQ है वो सारा कवर हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे करके हम एंशिएंट हिस्ट्री को धीरे धीरे कवर कर लेंगे, पहली बात। दूसरी बात ये कि बिहार पुलिस का SI का जो फॉर्म है वो आ चुका है, नोटिफिकेशन आउट हुआ है। लगभग 1275 वैकेंसीज अप्रोक्सीमेट इतनी वैकेंसीज आई हुई हैं SI का। ठीक है, बिहार पुलिस में SI का। तो जो लोग भी एलिजिबल हैं और फॉर्म भरना चाहते हैं तो बिल्कुल भर सकते हैं। बिहार स्टेट के तो ऑब्वियसली बात है भर ही सकते हैं और अदर स्टेट के जो लोग हैं वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं एज अ जनरल कैटेगरी। और काफ़ी अच्छा है इसमें पेपर का पैटर्न मैंने देखा था। प्रीलिम्स है, मेंस है, फिजिकल एक्टिविटी है, फिजिकल जो भी टेस्ट होता है। और जो आपका प्रीलिम्स है ना, तो प्रीलिम्स में आप देखेंगे कि आपको एक ही पेपर होना है प्रीलिम्स में, और वो भी पेपर में आपका सिर्फ जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स आएगा, दैट्स इट। मतलब नो एप्टीट्यूड, नो रीजनिंग, नो इंग्लिश, नथिंग। केवल और केवल करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस अगर आपका अच्छा है तो बिल्कुल आप बिहार पुलिस SI का जो पेपर है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मोर अपडेट के लिए आप वेबसाइट पे विजिट कर लेना, जो ऑफिशियल वेबसाइट होगी, तो वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, इतनी चीज़ें। इसके अलावा एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और है। हमको पता है कि आपके जो SSC के एग्ज़ाम हैं 2024 के, इनके फॉर्म फिल होना जून से शुरू हो जाएंगे। जून, जुलाई, अगस्त से आपके फॉर्म भरना शुरू हो जाते हैं। पहले CGL का पेपर होता है, फिर CHSL, MTS, ऐसे डिफरेंट एग्ज़ाम जो है SSC के वो शुरू हो जाएंगे जून से। ठीक है, और SSC के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें आपने देखा होगा कि GS मतलब जो हमारा जनरल अवेयरनेस है उसका भी काफ़ी अच्छा वेटेज होता है। इसलिए हमने कल इवनिंग में SSC का नया कोर्स लॉन्च किया है। ठीक है, जिसमें आपका प्रीलिम से लेकर मेंस तक की तैयारी कराई जाएगी। डन, इतनी चीज़ें। इसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, इसके अलावा स्टैटिक, आर्ट एंड कल्चर, ये सारे टॉपिक्स आपको मिलेंगे। सारे टॉपिक की खास बात यह है कि पहली चीज़ तो प्रीलिम से लेकर मेंस तक इन डेप्थ स्टडी यहाँ पे देखने को मिलेगी, पहली बात। दूसरी बात, आपको ये इन्फॉर्मेशन ये मिलेगी कि जैसे कोई भी एक टॉपिक है तो एक टॉपिक के आपको 2 वीडियोज़ मिलेंगे। एक टॉपिक के 2 वीडियोज़ मिलेंगे, एक में थ्योरी होगी और एक में आपका लास्ट 5 ईयर में जो PYQs पूछे गए हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक से वो आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर जो भी कोर्स लेना चाहते हैं तो आप एक बार parchamclasses.in वेबसाइट या फिर परचम के एप्लीकेशन पे विजिट कर सकते हैं, वहाँ से कोर्स को ले सकते हैं। डन, इतनी चीज़ें। सो स्टार्ट कर लेते हैं आज का CA। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे, आज हम एक इम्पॉर्टेंट वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं। दिन की बात नहीं कर रही हूँ मैं, पूरे हफ्ते की बात कर रही हूँ। स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट द वर्ल्ड स्पेस वीक। वर्ल्ड स्पेस वीक हम 4 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर के बीच में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, वर्ल्ड स्पेस वीक की जो थीम है वो है स्पेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये यहाँ पर थीम है। अब यही दिन क्यों 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर ही क्यों वर्ल्ड स्पेस वीक हम सेलिब्रेट कर रहे हैं? 5 अक्टूबर से 11 अक्टूबर कर लेते। क्या दिक्कत आ रही थी? तो हम बताते हैं दिक्कत क्या आ रही थी। तो यहाँ पर देखेंगे कि वर्ल्ड स्पेस वीक हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं 4 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर।
के बीच में। इस दिन की शुरुआत या इस पूरे हफ्ते की शुरुआत 1999 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने की थी। 4 अक्टूबर का दिन इसलिए चुना गया है कि 4 अक्टूबर 1957 में लॉन्च किया गया था स्पुतनिक 1। स्पुतनिक 1 जो कि सोवियत यूनियन का सैटेलाइट था और पहला ह्यूमन मेड अर्थ सैटेलाइट था स्पुतनिक 1, जिसको 4 अक्टूबर 1957 में लॉन्च किया था। मतलब यहाँ से हमारे कह सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड की एक स्पेस जर्नी की शुरुआत यहाँ से आप देख रहे हैं। इसके अलावा 10 अक्टूबर 1967 में हमने साइन किया था UN स्पेस ट्रीटी। इसका ये मकसद था कि सारी जो कंट्रीज़ हैं वो आउटर स्पेस का फ्रेंडली तरीके से यूज़ करेगी। ठीक है, थीम आपने देख ही ली है। तो ये पूरा हफ्ता हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 4 से लेकर 10 अक्टूबर तक वर्ल्ड स्पेस वीक। आइए अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन जो न्यूज़ में हैं। सबसे पहले ये है सुधा मूर्ति, इनको आपने कई बार देखा होगा। सुधा मूर्ति जी जो है वाइफ है नारायण मूर्ति की, और सुधा मूर्ति और नारायण मूर्ति ने मिलकर जो है वो इन्फोसिस का फाउंडेशन स्टोन रखा था। तो बेसिकली शी इज़ द को फाउंडर ऑफ इन्फोसिस। ठीक है, तो ये पहली लेडी बन गई है फर्स्ट वीमेन टू गेट ग्लोबल इंडिया अवार्ड। तो सुधा मूर्ति बिकम्स द फर्स्ट वीमेन टू गेट द ग्लोबल इंडिया अवार्ड। बेसिकली एक ऑथर भी हैं ये, और ये पहली वीमेन इंडिया की बन गई हैं जिन्हें ग्लोबल इंडिया अवार्ड सम्मानित किया जा रहा है। ये अवार्ड इनको कनाडा इंडिया फाउंडेशन के द्वारा दिया गया है। कहाँ पर अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है? तो टोरंटो गाला इवेंट में इन्हें अवार्ड दिया गया है। तो ग्लोबल इंडिया अवार्ड में $50,000 रुपीज़ की प्राइज मनी यहाँ पे दी जाती है। कोई भी पर्सन, कोई भी पर्सनालिटी कोई भी इंडियन पर्सनालिटी जो अपनी फील्ड में कुछ अच्छा कंट्रीब्यूशन करते हैं तो उन लोगों को ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, किसके बारे में बात हो रही है? ग्लोबल इंडिया अवार्ड के बारे में। जैसा कि मैंने कहा कि सुधा मूर्ति जी के जो हस्बैंड है नारायण मूर्ति, उनको 2014 में, उनको 2014 में ग्लोबल इंडिया अवार्ड मिला था, और अब 2023 में सुधा मूर्ति जी को ग्लोबल इंडिया अवार्ड मिल रहा है। और ये पहली वीमेन है, फर्स्ट इंडियन वीमेन है जिनको ये अवार्ड दिया जा रहा है। क्लियर है? सुधा मूर्ति जी को इसके अलावा कई सारे और अवार्ड मिले हैं। पद्मश्री अवार्ड भी दिया जा चुका है, एंड कर्नाटका राज्य उत्सव अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है सुधा मूर्ति जी को। क्लियर इतनी चीजें? चलिए अगली कहानी हम समझते हैं यहाँ पर नोबेल प्राइज़ के बारे में। 9 अक्टूबर तक डेली हम एक एक नोबेल प्राइज़ देखने वाले हैं। मेडिसिन की फील्ड में हमने पहले दिन डिस्कस कर लिया था। आज हम फिजिक्स की फील्ड में दिए जाने वाले नोबेल प्राइज़ के बारे में जान रहे हैं। तो फिजिक्स की फील्ड में ट्रायो मतलब 3 लोगों को नोबेल प्राइज़ दिया है। मतलब जो भी प्राइज़ मनी होगी इन तीनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो फिजिक्स की फील्ड में 3 लोगों को नोबेल प्राइज़ दिया जा रहा है। कौन है वो 3 लोग? पहले पर्सन है यूएसए से है पियरे अगोस्टिनी। पियरे अगोस्टिनी यूएसए से है। सेकंड पर्सन है फ्रैंक क्रूज, ये जर्मनी से बिलोंग करते हैं। एंड थर्ड पर्सन है NAL ह्यूलर, ये स्वीडन से बिलोंग करते हैं। तो इन तीनों को मिला के नोबेल प्राइज़ दिया गया है फिजिक्स की फील्ड में 2023 में। तो एक बड़ी आसान सी ट्रिक है, आप इसको कैसे याद करेंगे? मैं जानती हूँ कि काफ़ी टफ नाम होते हैं इनके, और इनके नाम याद रखना भी आसान नहीं है। जैसे कि राम सीता आसानी से याद हो जाता है, अब इनके नाम ही अजीब अजीब से हैं। पियरे अगोस्टिनी यूएसए के, फिर है फ्रैंक क्रूज जर्मनी से, और NAL ह्यूलर स्वीडन से। इन तीनों लोगों को कंबाइनली नोबेल प्राइज़ फिजिक्स में दिया जा रहा है 2023 का। अच्छा, फिजिक्स की फील्ड में है तो कंट्रीब्यूशन क्या किया है? तो इन्होंने बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स का जो स्टडी करने के लिए, जो डायनेमिक मैटर्स में स्टडी करने के लिए यहाँ पे डिस्कवरी की थी। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था और जनरेट किया था एटोसेकेंड पल्स ऑफ लाइट फॉर द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स इन द मैटर। ठीक है, ये जो फिजिक्स की फील्ड के नोबेल प्राइज़ होते हैं ये रॉयल स्वीडिश एकेडमी के द्वारा दिए जाते हैं। और रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस की स्थापना 1739 में हुई थी। अब याद क्या रखना है, यहाँ पे आप ऐसा देख लीजिए कि 2 अच्छे दोस्त थे, एना या फिर एना और पियरे। एना एंड पियरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, काफ़ी फ्रैंक हैं, इसलिए दोनों मिलकर साथ में फिजिक्स स्टडी कर रहे हैं। तो एना एंड पियरे बहुत फ्रैंक हैं, आपस में एक दूसरे के साथ अच्छी दोस्ती है, इसलिए दोनों मिलकर फिजिक्स पढ़ रहे हैं। ऐसा कुछ भी आप याद करके इन 3 लोगों के नाम याद रख सकते हैं। डन है? चलिए अगले पर्सन जो न्यूज़ में है वो हम बात करते हैं जडेजा साहब की। ये है अजय जडेजा। ठीक है, फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर रहे हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल में इन्हें अफ़गानिस्तान क्रिकेट टीम का मेंटोर बनाया गया है। ठीक है, तो अजय जडेजा अपॉइंटेड एज द मेंटोर फॉर द अफ़गानिस्तान क्रिकेट टीम इन द ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023।
आपको पता है आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप की शुरुआत होने वाली है। इस वर्ल्ड कप में जो बांग्लादेश और अफगानिस्तान का जो मैच होगा वो 7 अक्टूबर को धर्मशाला में खेला जाएगा। इसलिए अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फॉर्मर इंडियन कैप्टन अजय जडेजा को टीम का मेंटोर बनाया है फॉर अपकमिंग आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप जो कि इंडिया में होने वाले हैं। इन्होंने भारत के लिए 15 टेस्ट मैचेस खेले हैं फ्रॉम 1992 टू 2000। ओके, इतनी चीज़ें। चलिए अब यहाँ पर हम बात करेंगे कुछ स्टेट के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं तमिलनाडु से, ठीक है। तो तमिलनाडु अनाउंस 25 लाख रुपी ईच एज अ रिवॉर्ड फॉर द 9 इसरो साइंटिस्ट फ्रॉम द स्टेट। तो यहाँ पर जो सीएम है तमिलनाडु के, उनका नाम क्या है, एमके स्टालिन है। उन्होंने कहा है कि इसरो का कंट्रीब्यूशन साइंस की फील्ड में काफ़ी ज़्यादा है और इसरो में काफ़ी सारे साइंटिस्ट जो है वो तमिलनाडु स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो ऐसे साइंटिस्ट जो तमिलनाडु स्टेट से बिलोंग करते हैं, 9 साइंटिस्ट को, हर एक साइंटिस्ट को 25 लाख रुपीज़ 25 लाख रुपए देने का फैसला किसने किया है एज अ रिवॉर्ड? चीफ मिनिस्टर एमके स्टालिन ने, जो कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। जिसमें कौन कौन शामिल है, तो मैं आपको 3 पर्सनालिटीज़ के बारे में बताती हूँ। इन तीनों साइंटिस्ट के नाम आप चाहें तो याद रख सकते हैं। पहले पर्सन है केशवान जी को सभी लोग जानते हैं। चंद्रयान 1 और 2 के जो हेड थे बेसिकली उस समय इसरो के चीफ यही थे। तो केशवान फॉर्मर इसरो चीफ, ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। तो इनको भी 25 लाख रुपए एज अ रिवॉर्ड मनी दी जाएगी बाय द तमिलनाडु गवर्नमेंट। दूसरे हैं मलाय स्वामी अन्नादुराई। इसके अलावा तीसरे जो पर्सन है वो डायरेक्टर ऑफ लिक्विड प्रपोल्शन सिस्टम सेंटर इसरो वी नारायण, इन्हें ये अवार्ड दिया जाएगा। तो टोटल कितने 9 साइंटिस्ट हैं तमिलनाडु के जो इसरो में काम करते हैं। हर एक को 25 लाख रुपए यहाँ पर एज अ रिवॉर्ड दिया जाएगा बाय द तमिलनाडु गवर्नमेंट। अगले पर्सन जो न्यूज़ में है, इनका नाम है वाइस एडमिरल तरुण सोबती। तो तरुण सोबती जी आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं। इन्हें डिप्टी चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ बनाया गया है और इनका टेन्योर 1 अक्टूबर से शुरू हो गया है। इन्होंने रिप्लेस किया है संजय महेंद्रू को, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन बन गए हैं, तो आपका आंसर होगा तरुण सोबती जी बन चुके हैं, ठीक है। इतनी चीज़ें। चलिए अगला जो स्टेट है वो है यूपी। आइए यूपी गवर्नमेंट ने क्या फैसला लिया है। तो यूपी गवर्नमेंट ने फैसला लिया है कि वो एक सेपरेट आयुष बोर्ड को फॉर्म करेगी। तो आयुष बोर्ड टू बी फॉर्म्ड इन उत्तर प्रदेश। तो बेसिकली अभी उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, वो अपनी कैबिनेट कमेटी की जो मीटिंग होती है उसको एड्रेस कर रहे थे, अपनी रिव्यू कमेटी को एड्रेस कर रहे थे। और इन्होंने कहा कि अभी हमारा जो यूपी है उसमें अलग अलग जो ब्रांचेज हैं, जैसे कि आयुर्वेदा, यूनानी मेथड, इसके अलावा योगा के अलावा और क्या होता है आयुर्वेदा, होम्योपैथी। तो ये अलग अलग डिफरेंट विंग है और डिफरेंट तरीके से काम कर रहे हैं। तो ये जो अलग अलग विंग्स हैं इन सब के लिए कंबाइंडली एक सेपरेट बोर्ड होना चाहिए जिसका नाम है आयुष बोर्ड। तो यहाँ पे देखेंगे चेयरिंग अ रिव्यू कमेटी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ सेड करेंटली सेपरेट बोर्ड्स वर ऑपरेटिंग फॉर द डिफरेंट विंग ऑफ आयुष। अलग अलग बोर्ड्स अभी काम कर रहे हैं, मतलब आयुर्वेदा के लिए अलग, होम्योपैथी के लिए अलग, योगा के लिए अलग। तो अलग अलग बोर्ड ना काम करके इन सब के लिए एक सिंगल बोर्ड होना चाहिए। तो इसके अंदर एक सिंगल बोर्ड बनाने की बात की जा रही। तो उत्तर प्रदेश के द्वारा कहा गया है, गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया है कि एक सेपरेट आयुष बोर्ड बनाया जाएगा जो कि अलग अलग जो हमारी चिकित्सा की पद्धति है जैसे कि आयुर्वेदा, यूनानी, फिर आपकी नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, योगा, इन सब के लिए एक ही बोर्ड होगा। तो जितने भी प्रैक्टिशनर्स हैं, डॉक्टर हैं, एक सिंगल प्लेटफॉर्म के जरिए जो है वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दिस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ डॉक्टर एंड अंडर डिफरेंट आयुष विंग विल ऑल्सो बी गेट ईजियर। यूपी जो है वो एक हेल्थ टूरिज्म डेस्टिनेशन की तरह उभर रहा है और लगातार योगा को प्रमोट भी कर रहा है। इसके अलावा ये जो बोर्ड बनाया जाएगा वो R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे भी फोकस करेगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं छत्तीसगढ़ में बनने वाले एक फूड पार्क के बारे में। ओके, तो फूड मिनिस्टर इनॉग्रेटेड फूड पार्क इन उल्किया। ठीक है, तो चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल जो कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं एंड फूड मिनिस्टर अमरजीत भगत, इन दोनों के द्वारा मिलके फर्स्ट फूड पार्क इन द डिस्ट्रिक्ट इन उल्किया विलेज इसे लॉन्च किया गया है, इनॉग्रेट किया गया है अंबिकापुर डिस्ट्रिक्ट में। इसके लिए इस पूरे फूड पार्क को बनाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने 6 करोड़ 27 लाख रुपए यहाँ पे देने की बात की है और इसके अंतर्गत एक फूड पार्क तैयार किया जाएगा। फूड पार्क क्या होते हैं? तो फूड पार्क या फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज होती है जो एग्रीकल्चर जो मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल, उसको प्रोसेस करके कुछ यूजफुल प्रोडक्ट को तैयार किया जाता है जिससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं बिहार के बारे में।
यूपी की बात हुई तो बिहार की बात तो होनी ही चाहिए, राइट। सो बिहार कास्ट बेस्ड सर्वे, तो यहाँ पे फाइनली बिहार गवर्नमेंट के द्वारा जो कास्ट बेस्ड सर्वे कराया जा रहा था उसकी रिपोर्ट को पब्लिश कर दिया गया है। इस रिपोर्ट में क्या क्या सामने आया है, तो पहले हम बात करते हैं कि बिहार राज्य ने जो अपना कास्ट बेस्ड सर्वे कराने की शुरुआत की थी वो 7 जनवरी से की थी। 7 जनवरी 2023 से इस सर्वे की शुरुआत की गई थी, ठीक है। बेसिकली दो फेज में इस सर्वे को कंडक्ट कराया गया है, ठीक है, जिसके लिए कंटिजेंसी फंड जो आपका संचित निधि कह सकते हैं या कंटिजेंसी फंड होता है स्टेट का, वहां से 500 करोड़ रुपए भी स्टेट गवर्नमेंट ने दिए थे इस सर्वे को कराने के लिए। और लगभग 5000 एम्प्लॉयज जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे उनका कंट्रीब्यूशन है इस सर्वे को कराने के लिए। और यहाँ पे जो बिहार की गवर्नमेंट की लिस्ट है उसमें 214 कास्ट यहाँ पे शामिल है, मतलब 214 जो कास्ट है, अलग अलग जातियाँ जो है वो गवर्नमेंट मतलब बिहार में रहती हैं, और एक पूरी लिस्ट भी यहाँ पे तैयार की गई है। इस लिस्ट में ये जो बिहार का कास्ट बेस्ड सर्वे है, इस लिस्ट में हमें बताया गया कि बिहार की जो टोटल पॉपुलेशन है वो 13.07 करोड़ है। 13.07 करोड़ लोग जो है वो बिहार में रहते हैं। और बिहार की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो ओबीसी मतलब अदर बैकवर्ड क्लासेस में आती है। तो ओबीसी का परसेंटेज अगर हम देखें तो बैकवर्ड क्लास कितनी है, बैकवर्ड कास्ट के लोग कितने हैं, 27% है ओबीसी। वहीं अगर हम एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट देखें तो 36% है। तो आप देख सकते हैं कि 27 एंड 36 इतना बड़ा परसेंटेज जो है, ऑलमोस्ट 63% अगर आप देखेंगे तो ये आपको ओबीसी की पॉपुलेशन या फिर बैकवर्ड कास्ट और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास की पॉपुलेशन ही यूपी में कितनी मिल जाएगी, 63% मिल जाएगी। और उसमें भी ओबीसी में सबसे ज़्यादा परसेंटेज है वो यादव का है। यादव जो कास्ट है वो 14% यहाँ पर रखती है टोटल पॉपुलेशन का। ये सारी जानकारी हमें बिहार कास्ट बेस्ड सर्वे से पता चलती है। वहीं अगर हम शेड्यूल कास्ट की बात करें तो शेड्यूल कास्ट का परसेंटेज है 19% पॉपुलेशन, और शेड्यूल ट्राइब जो है 1.68% आपको देखने को मिलेगी बिहार स्टेट में टोटल पॉपुलेशन का, ठीक है। मतलब 13 करोड़ का 1.68% जो है वो शेड्यूल ट्राइब है। अगर बात करें जनरल कैटेगरी या फिर इसको फॉरवर्ड क्लास भी कहा जाता है, तो फॉरवर्ड क्लास की जो टोटल पॉपुलेशन है बिहार में वो 15.5% है, और जिसमें सबसे ज़्यादा आपको ब्राह्मण देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब इस सर्वे में ये भी बताया गया है कि सबसे ज़्यादा यादव है ओबीसी कैटेगरी में। आप देखेंगे 14.26% जो कास्ट है या सब सेक्शन में है वो यादव आपको देखने को मिलेंगे यूपी में। क्लियर है इतनी चीज़ें। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर बात करें तो यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम के बारे में बात करते हैं, तो हिंदू जो पॉपुलेशन है बिहार राज्य में वो 81.99% है। वहीं अगर मुस्लिम पॉपुलेशन देखी जाए तो 17.72% मुस्लिम पॉपुलेशन बिहार राज्य में रहती है। क्लियर। और 13.07 करोड़ ये टोटल पॉपुलेशन बिहार की आपको देखने को मिल जाएगी। क्लियर है इतनी चीज़ें। अब यहाँ पे पहला फेज तो बहुत अच्छे तरीके से कंडक्ट हो गया था। जैसे ही दूसरा फेज शुरू हुआ था ये पूरा मामला पटना हाईकोर्ट में चला गया था, क्योंकि हम जानते हैं जो सेंसस है, मतलब इस तरीके से जो जनगणना वगैरह होती है, ये सब हमारी यूनियन लिस्ट, हमारा जो शेड्यूल नंबर 7 है, तो शेड्यूल नंबर 7 की एक एंट्री है, एंट्री नंबर 69, आपकी यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है ये। मतलब सेंसस कराना सेंट्रल गवर्नमेंट की जवाबदारी है, ना कि स्टेट की, इसलिए पूरा मामला पटना हाईकोर्ट में पहुंच गया था, ठीक है। तो ये आपको कुछ बातें याद रखनी है। आगे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारी कंट्री में जो लास्ट सेंसस हुई थी वो 2011 में हुई थी, 2011 में जनगणना हुई थी। अगर ओबीसी पॉपुलेशन देखें, टोटल ओबीसी की पॉपुलेशन जो 1931 की सेंसस से हमें पता चलती है वो 52% थी। उसके बाद हुआ क्या कि हमारी कंट्री में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का जो डेटा सामने आता है, बट ओबीसी का डेटा कभी भी सामने नहीं आता। जो 1951 से लेकर 2011 तक की जो भी जनगणना हुई है उनमें शेड्यूल कास्ट और ट्राइब का डेटा अवेलेबल है, लेकिन ओबीसी का डेटा कुछ भी अवेलेबल नहीं है। तो 1931 की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली भारत में 52% जो है वो ओबीसी की आबादी देखने को मिलेगी। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बात करते हैं। इंडिया का पहला सोलर रूफ साइकिल ट्रैक बनके तैयार हो गया है। कहाँ पर? हैदराबाद में, जिसका नाम है हेल्थ वे, ठीक है। तो इसको इनॉग्रेट कर दिया गया है। तो इंडिया की कोई चीज़ पहली होती है ना तो अपने आप में इम्पॉर्टेंट होती है। बेसिकली ये ट्रैक इको फ्रेंडली है एंड सस्टेनेबल मोबिलिटी को ही बढ़ावा देता है। इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है जो सोलर एनर्जी पे काम कर रहा है। तो इंडिया का ये पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक है जिसे इनॉग्रेट किया गया है हैदराबाद में, जिसका नाम हेल्थ वे है।
ठीक है, हेल्थ वे इसका नाम दिया गया है बेसिकली। और ये जो पूरा ट्रैक है ये 23 किलोमीटर का ट्रैक है, जिसमें आपको 2 लाइन देखने को मिलेंगी या 2 सेक्शन देखने को मिलेंगे। पिंक लाइन 8.5 किलोमीटर और ब्लू लाइन 14.5 किलोमीटर देखने को मिलेगी। ये जो पूरा ट्रैक है ना, इसमें कई सारी एमिनिटीज भी है, जैसे कि साइकिल खराब हो गई तो अब साइकिल की दुकान भी तो होनी चाहिए ना, पंचर हो गया तो कहाँ से बनवाओगे, तो बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे पार्किंग स्पेस आपको देखने को मिलेगा, कैमराज लगे हुए हैं, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी है, फर्स्ट एड फैसिलिटीज आपको देखने को मिलेगी, टॉयलेट देखने को मिलेंगे और आपको यहाँ पर शॉप्स भी, रिपेयरिंग शॉप्स भी देखने को मिलेंगी। ठीक है, इतनी चीज़ें। इसके अलावा यहाँ पर आप 16,000 सोलर पैनल्स को भी देखेंगे जिसे ट्रैक में इंस्टॉल किया है, जो कि 16 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिससे दिन के समय, रात के समय, रेनफॉल के समय ये सब आपको रोशनी, उस ट्रैक में रोशनी प्रोवाइड करने का काम ये करेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैच्यू के बारे में। उस स्टैच्यू को देखने से पहले इस मैप को देखेंगे। यूएसए दिखाई दे रहा है, ये यूएसए में आपको एक जगह दिखाई दे रही है मैरीलैंड। ठीक है, यही मैरीलैंड में बाबा साहब अम्बेडकर का स्टैच्यू अनवील किया जाएगा 14 अक्टूबर को। ठीक है, इतनी चीज़ें। बाबा साहब स्टैच्यू ऑन अमेरिकन सॉइल। आइए बात कर लेते हैं, यहाँ पर देखेंगे तो इंडिया जो है वो अनवील करने जा रहा है लार्जेस्ट बाबा साहब अम्बेडकर स्टैच्यू इन मैरीलैंड, यूएसए। तो इंडिया लार्जेस्ट स्टैच्यू बाबा साहब अम्बेडकर का आउटसाइड द इंडिया के बाहर का सबसे बड़ा स्टैच्यू आप बोल सकते हैं बाबा साहब अम्बेडकर का, मैरीलैंड नॉर्थ अमेरिका में इनॉग्रेट करेगा। कब? 14 अक्टूबर को, हमें पता है 14 अक्टूबर को इसको अभी यहाँ पे इनॉग्रेट किया जाने वाला है। इस प्रोजेक्ट को ऑर्गेनाइज कर रहा है अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर। ये लगभग 9 फीट हाइट की स्टैच्यू है, इसका नाम है स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी और इसे राम सुतार जी के द्वारा तैयार किया है। ये राम सुतार जी वही व्यक्ति हैं जिन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के स्टैच्यू को भी डिज़ाइन किया है। ठीक है, ये जो पूरा स्टैच्यू है ये आपको 13 एकड़ की ज़मीन पे मैरीलैंड में देखने को मिलेगा। 13 एकड़ की ज़मीन में इस प्रोजेक्ट को तैयार किया गया है। अगर हम बात करते हैं तो 14 अप्रैल 2023 को जो निकल चुका है, 14 अप्रैल 2023 को हमने बाबा साहब अम्बेडकर की 132 नंबर की बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की। 14 अक्टूबर को बाबा साहब अम्बेडकर जी का जन्म होता है। ये फर्स्ट लॉ मिनिस्टर एंड जस्टिस मिनिस्टर भी होते हैं इंडिपेंडेंट इंडिया के। इसके अलावा ड्राफ्टिंग कमेटी के भी चेयरमैन बाबा साहब अम्बेडकर होते हैं। इनके द्वारा कई सारी बुक्स लिखी गई हैं, तो ये नोटेबल जो वर्क है इनके, आपको इनको याद रखना है, जैसे कि बुद्धा एंड हिज धम्म, वेयर द शूद्रास अनटचेबल, के सारे जो वर्क है वो किसके हैं? बाबा साहब अम्बेडकर के आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं फसई के बारे में। ठीक है ना, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया फसई इंट्रोड्यूस स्पेशल कैटेगरी प्रोविजन टू प्रमोट जेंडर इक्वलिटी इन द फूड इंडस्ट्री। अब यहाँ पे जेंडर इक्वलिटी को बढ़ावा देने के लिए बेसिकली जो वीमेंस हैं, ट्रांसजेंडर हैं, वो भी अपना फूड स्टार्टअप ओपन कर सके, उनको भी लाइसेंस लेने में कोई भी तकलीफ ना हो, इसलिए यहाँ पर स्पेशल कैटेगरी इंट्रोड्यूस की है बाय द फसई मतलब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इन्होंने कहा है कि वीमेंस हैं एंड ट्रांसजेंडर हैं, अगर वो अपना कोई फूड बिजनेस ओपन करना चाहती हैं तो स्पेशल कैटेगरी के अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए या लाइसेंस के लिए फॉर्म भरें। और रजिस्ट्रेशन के लिए जब आप फॉर्म भरते हैं स्पेशल कैटेगरी में, तो यहाँ पे स्पेशल एक केस कंसिडर किए जाएंगे और इनको पहले वेटेज दिया जाएगा और इनको लाइसेंस देने की जल्दी से जल्दी कोशिश की जाएगी। द प्रोविजन एम टू प्रमोट जेंडर इक्वलिटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर द वीमेन एंड ट्रांसजेंडर इन द फूड बिजनेस सेक्टर। इस प्रोविजन में बेसिकली लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी को यहाँ पे बोला गया है कि स्पेशल कैटेगरी की जो एप्लीकेशन है उनको स्पेशल अटेंशन दिया जाए, प्रायोरिटी बेसिस पे उनको देखा जाए। और यहाँ पे जो रेशियो रहेगा 1:1 का रेशियो होगा। मतलब एक जनरल कैटेगरी आपने मेल का रजिस्ट्रेशन देख लिया, तो सेकेंड जो आप एप्लीकेशन देखोगे फीमेल या ट्रांसजेंडर की देखोगे, फिर ऐसा आपका चलेगा। मतलब कोई भी यहाँ पे जो एप्लीकेशन है वो पेंडिंग ना रहे, ये बात यहाँ पे कही है। इसके अलावा एक पोर्टल है जिसके जरिए लाइसेंस के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया जाता है। उस पोर्टल का नाम है FOSPOS मतलब फूड सेफ्टी कंप्लायंस सिस्टम। बेसिकली फसई ने इसे 2020 में इंट्रोड्यूस किया था। इंट्रोड्यूस किया था और एक अपग्रेडेड वर्जन है। इसका अपग्रेडेड वर्जन है फूड लाइसेंसिंग एंड द रजिस्ट्रेशन सिस्टम 2012। इसका एक अपग्रेडेड वर्जन 2020 में फसई ने लॉन्च किया था। इसी के अंदर बेसिकली हम लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फसई क्या होता है? एक स्टैचुटरी बॉडी है। ठीक है, स्टैचुटरी बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर काम करती है। उसको 2006 में अंडर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के अंतर्गत बनाया गया था। नई दिल्ली में आपको इसका हेड ऑफिस भी देखने को मिल जाएगा।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे हम साउथ ईस्ट एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे के बारे में, जिसे लॉन्च किया है इंडोनेशिया ने इसे लॉन्च किया है, जो कि जकार्ता से बांडुंग के बीच में रन होगी। लगभग 140 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करेगी और साउथ ईस्ट एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे है जिसे इंडोनेशिया ने लॉन्च किया और नाम क्या है, बूश। ठीक है, ये इसका नाम है। आइए पहले तो हम मैप को थोड़ा सा देख लेते हैं। ये इंडोनेशिया का मैप है। इंडोनेशिया में ये जकार्ता जो दिखाई दे रहा है, ये जकार्ता, और जकार्ता से ये जो बैंडुंग, इसके बीच का डिस्टेंस है, यहाँ पर रन की जा रही है ये हाई स्पीड रेल। साउथ ईस्ट एशिया की ये पहली हाई स्पीड रेल है जिसका नाम है बूश। ठीक है, और इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट है जोको विडोडो, उनके द्वारा इसे इनॉग्रेट किया गया है। बेसिकली इस प्रोजेक्ट को तैयार किसने किया, तो इस प्रोजेक्ट को रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव ऑफ चाइना के अंतर्गत बनाया गया। मैक्सिमम जो फंडिंग की गई है वो चाइना के द्वारा की गई है। लगभग 7.3 बिलियन डॉलर का ये पूरा प्रोजेक्ट है और मैक्सिमम फंडिंग जो है वो चाइना की है। और ये जो रेलवे लाइन है बेसिकली 142 किलोमीटर की आपको ये रेलवे ट्रैक देखने को मिल जाएगी। क्लियर है। अंत में बात करते हैं हम कुछ शॉर्ट न्यूज़ के बारे में। तो पहली न्यूज़ क्या आती है, Tripura has become the fourth state and the second in the northeast after Uttarakhand, UP and Arunachal Pradesh to have introduced ना ई-कैबिनेट सिस्टम। तो ई-कैबिनेट सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने वाला भारत का चौथे नंबर का राज्य और नॉर्थ ईस्ट इंडिया का सेकंड नंबर का स्टेट बन गया है त्रिपुरा। इसके अलावा ई-कैबिनेट सिस्टम किसके पास है, तो उत्तराखंड, यूपी और अरुणाचल प्रदेश में भी ई-कैबिनेट सिस्टम है। नेक्स्ट है मदर नेचर कैंपेन। तो मदर नेचर कैंपेन किसने रन किया है, तो एप्पल के द्वारा मदर नेचर कैंपेन को रन किया है। एक एनवायरमेंटल इनिशिएटिव आपको ये देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करेंगे 27 वर्ल्ड रोड कांग्रेस के बारे में। तो ये जो 27 वर्ल्ड रोड कांग्रेस हो रही है चेक रिपब्लिक में हो रही है, रोड सेफ्टी को फोकस करते हुए। और यहाँ पर हमारे जो मिनिस्टर हैं रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे नितिन गडकरी जी, उन्होंने इस मीटिंग को एड्रेस किया, मतलब भाषण दिया आप कह सकते हैं। नेक्स्ट है केरला गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है और एक वैक्सीनेशन प्रोग्राम को रन कर रही है टू प्रिवेंट द सर्वाइकल कैंसर। अगर हम फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स में बहुत मोस्ट कॉमन हो गया है अभी सर्वाइकल कैंसर एंड ब्रेस्ट कैंसर। तो इसलिए सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए केरला गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है, वैक्सीनेशन प्रोग्राम है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम। यहाँ पे कर्नाटक गवर्नमेंट प्लान कर रहा है ग्राम न्यायालय, मतलब विलेज कोर्ट। हर एक पंचायत में एक विलेज कोर्ट होगा जिससे जल्दी से जल्दी डिस्प्यूट्स को सॉल्व किया जा सके। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे खादी महोत्सव के बारे में। तो खादी महोत्सव की शुरुआत 2 अक्टूबर से हुई है और 31 अक्टूबर तक ये खादी महोत्सव चलने वाला है। कहाँ पर, मुंबई में। और इसे किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ MSME नारायण राणे के द्वारा इसे बेसिकली इनॉग्रेट किया गया है, खादी महोत्सव मुंबई में। क्लियर है इतनी चीजें। चलिए अगली बात कर लेते हैं एक क्वेश्चन के बारे में। विच लॉ कमीशन रिकमेंडेड रिटेनिंग द एग्जिस्टिंग एज ऑफ द कंसेंट अंडर द पॉस्को एक्ट। तो पॉस्को एक्ट के अंतर्गत भारत में जो कंसेंट एज है वो 18 साल है और 18 कई समय से लंबे समय से डिमांड चल रही है इसको 16 करने की, 16 करने की, लेकिन इन्होंने कहा है अभी फिलहाल के लिए तो 18 ही रखनी चाहिए कंसेंट एज अंडर द पॉस्को एक्ट। तो किसकी रिकमेंडेशन आई है, किसकी रिपोर्ट आई है, तो आंसर हो जाएगा 22 नंबर के लॉ कमीशन की। ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर मैं 22 नंबर के लॉ कमीशन के बारे में बात करूं तो जो 22वें नंबर का लॉ कमीशन है उसके चेयरमैन कौन है, तो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ द कर्नाटका हाई कोर्ट ऋतुराज अवस्थी ये फुल टाइम चेयरमैन है 22 नंबर के लॉ कमीशन के। जो 22वें नंबर का विधि आयोग है, लॉ कमीशन का मतलब क्या होता है, विधि आयोग, इसके जो चेयरमैन है फुल टाइम चेयरमैन वो ऋतुराज अवस्थी जी हैं। बेसिकली इस विधि आयोग का या लॉ कमीशन का टेन्योर खत्म हो चुका था, लेकिन इसको फर्दर 31 अगस्त 2024 तक एक्सटेंड भी किया गया है। ये जो 22 नंबर का या कोई भी लॉ कमीशन होता है तो उसमें एक चेयरमैन होता है और 4 फुल टाइम मेंबर्स होते हैं। इसके अलावा सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स एक्स ऑफिसो मेंबर होता है, सेक्रेटरी लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट एक्स ऑफिसो मेंबर होता है और 5 से ज़्यादा पार्ट टाइम यहाँ पे मेंबर नहीं हो सकते। तो इस तरीके से पूरा लॉ कमीशन बनाया जाता है, विधि आयोग का गठन होता है। नेक्स्ट है चेयरमैन ऑफ एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, कौन है, कल ही मैंने बताया था सौगात गुप्ता जी के बारे में। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना किसने शुरू की है, किस स्टेट से है, तो छत्तीसगढ़। ऑप्शन सी करेक्ट है, मैंने इसको कुछ दिन पहले इस न्यूज को डिस्कस किया था। यूपीएससी का मेंबर किसे बनाया गया है, तो आंसर हो जाएगा दिनेश दासा। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है
नूर 3 जो कि एक सैटेलाइट है, किसकी है ये? ईरान की है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आयुष बोर्ड कौन से स्टेट के द्वारा तैयार किया जाएगा? तो यूपी इज द राइट आंसर, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट बात करते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, 28 नंबर के डायरेक्टर जनरल बीआरओ के कौन है? चीफ ऑफ द बीआरओ कौन बनाया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन। ऑप्शन सी। इंडिया के बाहर लार्जेस्ट स्टैच्यू बाबा साहब अंबेडकर का कहां पर अनवील किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा यूएसए के मैरीलैंड में। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है वर्ल्ड बैंक ने इंडिया की जीडीपी ग्रोथ फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24 कितनी प्रेडिक्ट की है? तो सेम जैसा लास्ट ईयर की थी, 6.3। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है सीबीडीटी के जो चेयरमैन है उनका टेन्योर फर्दर एक्सटेंड किया गया है, कौन है ये? तो नितिन गुप्ता जी हैं। गुप्ता जी का टेन्योर बढ़ाया गया। ऑप्शन डी। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का 1 साल के लिए 1 ईयर टर्म के लिए चेयरमैन किसे बनाया गया है? 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, जो सही आंसर लगता है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। क्लियर इतनी बातें? बाकी बातें हम कल के वीडियो में करते हैं, तब तक अपना ध्यान रखेंगे। टेक केयर एंड बाय बाय।